बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम आज स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स और हम केमिकल काइनेटिक्स के तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट, तमाम टॉपिक्स को देखेंगे कि हमें क्या मालूम होना चाहिए काइनेटिक्स में, हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं और उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो कि हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ताकि हम काइनेटिक्स से रेलिवेंट एमसीक्यूज़ को फौरी कर सकें। हम स्टार्ट करेंगे और हम पूरे चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक, एक एक डेफिनेशन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स वर्ड पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स हम किसे कहेंगे? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास काइनेटिक्स की डेफिनेशन। हमें पता होनी चाहिए कि काइनेटिक्स क्या है। स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक्स। काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स? तो भाई केमिकल काइनेटिक्स के ज़रिए स्टूडेंट हम मालूम करते हैं, स्टडी करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ अ रिएक्शन। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस या एप्लीकेशन क्या है काइनेटिक्स की? सबसे पहली इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प टू डिटरमाइन मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। इससे हम रिएक्शन का मैकेनिज़्म मालूम करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़, काइनेटिक्स की मदद से हम कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग, फॉर इकोनॉमिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम डिस्कवर करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है यूज टू डिस्कवर या हेल्प टू डिस्कवर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रिएक्शन डिस्कवर करने में हेल्प करेगा। अब काइनेटिक्स की बेस पे हम रिएक्शन को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेस ऑफ काइनेटिक्स। टाइप्स ऑफ रिएक्शन है हमारे पास और 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लो रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जो कि स्लो होंगे और उनकी एग्जाम्पल कौन सी है भाई? स्लो रिएक्शन विच अकर एट वेरी स्लो स्पीड एंड टेक मंथ और ईयर्स टू कंप्लीट। ऐसा रिएक्शन जिसको कई महीने और साल लगे कंप्लीट होने में, ऐसे रिएक्शन को हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 इज़ अ स्लो रिएक्शन। ये एक बहुत स्लो रिएक्शन है। इसके अलावा हमारे पास स्लो रिएक्शन की एग्जांपल मौजूद है रस्टिंग ऑफ मेटल्स। रस्टिंग ऑफ मेटल्स इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, इट टेक ईयर्स टू कंप्लीट। कोरोजन या रस्टिंग सालों में कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारे पास स्लो रिएक्शन की एग्जांपल है वेदरिंग ऑफ स्टोन्स बाय गैसेस, रिएक्टिव गैसेस प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो वेदरिंग ऑफ स्टोन ये कैसा रिएक्शन है? ये एक स्लो रिएक्शन की एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो रिएक्शंस हैं जो कि फास्ट हैं। फास्ट रिएक्शंस हम ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं विच टेक मिली और माइक्रो सेकेंड्स टू कंप्लीट। विद इन सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन टेक लेस देन सेकेंड। जैसे ही एक दूसरे के साथ इन कंटेक्ट होते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ, हमने कहा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज अ फास्ट रिएक्शन। इसके अलावा कोई भी आयोनिक रिएक्शन, जनरली आयोनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, हम ये पढ़ते आए हैं और हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड
जैसे ही एक दूसरे में मिक्स करेंगे रिएक्ट करेगा, AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे प्लस NaNO3 प्रोड्यूस होगा। प्रेसिपिटेशन हम दो कलरलेस, दो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन जैसे ही मिक्स करते हैं हमारे सामने फौरी जैसे ही मिक्स होता है उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाती है। इतना फास्ट रिएक्शन है। तो ये हमारे पास दूसरी टाइप है फास्ट रिएक्शन की। तीसरी टाइप है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शंस, और मॉडरेट रिएक्शन की एग्जांपल भी हमें पता होनी चाहिए। मॉडरेट रिएक्शन जो कि बहुत स्लो भी नहीं होंगे कि कई महीने या साल लग जाएं, लेकिन इतने फास्ट भी नहीं होंगे कि विद इन सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएं, विच टेक फ्यू आवर्स टू कंप्लीट। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। और मॉडरेट रिएक्शन की एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, किसी भी एस्टर का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये एक मॉडरेट रिएक्शन की एग्जांपल है हमारे पास। एस्टर प्लस वाटर, हाइड्रोलाइसिस इज रिएक्शन विद वाटर, एसिड प्रोड्यूस होगा प्लस अल्कोहल प्रोड्यूस होगी, और ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, एक मॉडरेट रिएक्शन हो जाएगा। अभी तक हमने बात की काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इट हेल्प टू डिटरमाइन मैकेनिज्म, इट हेल्प टू डेवलप कंडीशंस फॉर इकोनॉमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इट हेल्प टू डेवलप कंडीशन। ये इंडस्ट्री में केमिकल रिएक्शन की इकोनॉमिक कंडीशंस डेवलप करने में हेल्प करता है। हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन की बेस पे हम तीन टाइप्स के रिएक्शंस को तीन टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन which take month or years to complete, for example rusting of iron, for example reaction between H2 and O2, chemical weathering of a stone or stone made buildings, it takes several years, ठीक है, to react with the reactive gases present in atmosphere. Fast reaction which take less than a second or which react when they are mixed together, when reactant come in contact with each other. जैसे एक दूसरे के साथ contact में आएंगे फौरी रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, जनरली कोई भी आयोनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड फौरी बनते हैं इसमें। तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन नीदर स्लो नॉर वेरी फास्ट, ना तो बहुत स्लो होंगे ना बहुत फास्ट होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। और ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो कि फ्यू आवर्स, 20 आवर्स, 40 आवर्स, 1 डे और 2 डे का टाइम लेते हैं, 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, या 10 आवर्स या 15 आवर्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स, ऐसे रिएक्शन हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शंस को हम क्लासीफाई करते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन। रिएक्शन which proceed or complete in a one step, ऐसे रिएक्शन को हम सिंगल स्टेप रिएक्शन कहेंगे। और ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म, ऐसा रिएक्शन जो कि एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम मल्टी स्टेप रिएक्शन कहते हैं। मोर देन वन स्टेप रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसके एक से ज़्यादा स्टेप होंगे, ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा। इन वन स्टेप रिएक्शन दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS क्या है, वो जो एक स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इन मल्टी स्टेप रिएक्शन स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें से क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसे कहते हैं, द स्टेप विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जिस स्टेप से ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन करेंगे उसे हम
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, और मल्टी स्टेप सिंथेसिस का, मल्टी स्टेप रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की और टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक सिंपली हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, एक को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और एक को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम बात करते हैं कि ये तीनों क्या हैं और इनका क्या इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में आने वाला चेंज पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब है मैं रेट को मेजर कर सकता हूं 2 तरीके से। मैं कह सकता हूं रेट इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और मैं कह सकता हूं इट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर डिक्रीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम जनरली लिखेंगे इट इज डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज, कितने टाइम में वो चेंज आया, इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरह से इसकी बात कर सकते हैं। 2 डेफिनेशन हो सकती हैं, इट इज़ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू इंक्रीज, और इट इज़ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू डिक्रीज। अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफिकली एक्सप्लेन करें, तो हमारे पास हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक एक्सिस पे कंसंट्रेशन, दूसरे एक्सिस पे रिएक्शन टाइम। इनिशियली हमें मालूम है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, रिएक्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट 0 होगा, टाइम 0 प्रोडक्ट 0। उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट आ गया। अब हमें इससे पता क्या चलता है? हमें ये पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट इन द बिगिनिंग। ये शुरू में मोर स्टीप है कर्व, देन इट बिकम लेस स्टीप। ठीक है, विच शो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट इन द बिगिनिंग, फास्ट एट स्टार्ट। रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में क्या होता है? फास्ट होता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है इट बिकम स्लो, स्लो एज रिएक्टेंट डिक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में फास्ट होगा, बाद में स्लो होता जाएगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, कर्व बिकम लेस स्टीप, एंड फाइनली दिस टच द टाइम एक्सिस। एक वक्त आएगा कि ये जाकर टाइम एक्सिस पे टच करेगा, एंड व्हेन इट टच द टाइम एक्सिस रिएक्शन स्टॉप। फाइनली इट टचेस टाइम एक्सिस एंड रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन रुक जाएगा। दूसरी बात हमें यहाँ से क्या पता चली? देखिए, कंटिन्यूसली कर्व लेस स्टीप हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट बनने की स्पीड ज़्यादा है, यहाँ प्रोडक्ट बनने की स्पीड स्लो है। ज़्यादा टाइम में थोड़ा कंसंट्रेशन का चेंज, थोड़े टाइम में ज़्यादा कंसंट्रेशन का चेंज। तो हमें यहाँ से ये भी पता चलता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज एट
एवरी मूवमेंट, रेट ऑफ रिएक्शन हर मूवमेंट पे चेंज हो रहा है, सेम नहीं है, इट कंटिन्यूसली चेंजेस, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कम होता जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा है हमारे पास एवरेज रेट। एवरेज रेट हम किसे कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ये इस एक्सिस पे टाइम है, ये 0, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5। मैं कहता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन बताएं 2 से 3 मिनट के दरमियान कितनी स्पीड ऑफ रिएक्शन है। अगर मैंने ये मालूम करनी है तो ये एवरेज रेट है, क्योंकि रेट मुसलसल 2 से 3 मिनट के दरमियान हर सेकंड पे रेट चेंज है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एवरेज होगा। तो इट इज़ बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसे हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एंड एवरेज रेट हमारे पास क्या हो जाएगा? एवरेज रेट इज इक्वल टू C2 माइनस C1। इस टाइम के दौरान कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, ठीक है, ये चेंज कंसंट्रेशन का, और ये टाइम T2, T1 और ये C2 और C1। तो एवरेज रेट इज इक्वल टू C2 माइनस C1 ओवर T2 माइनस T1, और ये भी क्या होगा? डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसे हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी स्पेसिफिक टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैं इस पॉइंट पे पूछूं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, इस लम्हे रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, तो इसे मैं कहूँगा इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा? स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय अ टाइम, स्मॉल टाइम, टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद dx over dt, where dx is the small change in concentration and dt is the specific instant of time, जिस टाइम पे हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे। ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट हमारे पास क्या हो जाएगा? dx ओवर dt। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं रिएक्शन है A, चेंज हुआ B में, तो मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिख सकता हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय टाइम, डिफरेंशिएट कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे मैं कहूँगा इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस DA ओवर DT। ठीक है, अगर मैं B की रिस्पेक्ट से लिखूँगा तो इट इज़ प्लस DB, कंसंट्रेशन ऑफ B ओवर DT। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन खाली शो करते हैं इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, प्लस DB का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, B की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जबकि माइनस DA का मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, इनका क्या रिलेशन है, तो भाई सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस देन इंस्टेंटेनियस रेट इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। अगर मैं शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करूँगा तो वो फास्ट होगा,
एवरेज रेट स्लो होगा। जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बात की कि एट द बिगिनिंग, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, अगर हम शुरू में रिएक्शन के शुरू में मालूम करें इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट फास्ट होगा। चूँकि रिएक्शन का रेट विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने का साथ साथ स्लो हो रहा है, हम एवरेज रेट मालूम करेंगे तो वो 2 टाइम इंटरवल का रेट होगा और बाद के टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, शुरू में फास्ट है, तो एवरेज रेट ओवरऑल इंस्टेंटेनियस रेट से कम आएगा। तो मैंने यहाँ पे कहा एट स्टार्ट इंस्टेंटेनियस रेट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेट। अगर हम रिएक्शन के शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करते हैं तो वो एवरेज रेट से ज़्यादा होता है। अगर हम रिएक्शन के एंड पे इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करेंगे तो वो एवरेज रेट से स्लो होगा, कम होगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट इज स्लो या लेस देन एवरेज रेट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एट एंड एवरेज रेट इज ग्रेटर देन इंस्टेंटेनियस रेट। क्यों? क्योंकि एवरेज रेट क्या होगा, उसमें शुरू में रिएक्शन ज़्यादा था, एंड पे स्लो है, उसकी एवरेज होगी, जबकि एंड पे ओवरऑल रिएक्शन बहुत स्लो है, तो इंस्टेंटेनियस रेट आखिर के पॉइंट्स पे एंड ऑफ रिएक्शन पे स्लो होगा। और एक पॉइंट है, एक इंस्टेंट है जहाँ पे एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट बिकम इक्वल, और वो क्या है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, व्हेन टाइम इंटरवल इज 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0, एवरेज रेट बिकम इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। टाइम 0 पे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ चीज़ें रेलेवेंट टू रेट ऑफ रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होंगे। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होंगे। हमें मालूम है रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। हमने अभी बात की कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, एंड यूजुअली कंसंट्रेशन इज टेकन इन मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम हम लेते हैं सेकंड्स में। तो हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होंगे, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। अब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की। हमारे पास एक चीज़ है जिसे हम कहेंगे रेट कांस्टेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं विद के। फॉर एग्जांपल, अगर मैं A प्लस B 2 रिएक्टेंट लेता हूँ और ये प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ भी, तो हम रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन जब लिखते हैं, हम कहते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी। तो ये के जो है ये रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट क्या चीज़ है, रेट कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें, अगर यहाँ कंसंट्रेशन 1 हो ए की, कंसंट्रेशन 1 हो, यूनिटी हो बी की, concentration of A is equal to concentration of B is equal to unity, 1 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के हो जाएगा। अब यहाँ ये कंडीशन भी आपने याद रखनी है, और यहाँ रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन भी आ गई। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और
व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कब रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 1 के इक्वल होगी, जब कंसंट्रेशन यूनिटी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। जी स्टूडेंट्स, तो हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट है अंडर गिवन कंडीशन, और के चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ के की वैल्यू चेंज होगी, रेट कांस्टेंट चेंज होगा, लेकिन सर्टेन गिवन कंडीशंस में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो हर रिएक्शन के लिए के कांस्टेंट है और इसकी हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन एक ही रिएक्शन के लिए के की वैल्यू विद चेंज इन टेम्परेचर चेंज होगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। अब ये जो इक्वेशन है जो हमने लिखी, ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है और इसी को नाम देते हैं रेट लॉ का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट लॉ। तो व्हाट इज रेट लॉ? एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप। रेट लॉ क्या है? एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, या एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड इक्वेशन which give relationship between rate of reaction and concentration of reactants is called rate law, और इसे हम कहते हैं rate equation। इसे rate law भी कहेंगे, इसे rate equation भी कहेंगे। rate law और rate equation एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कहेंगे रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म का एक्सपोनेंट का सम। ठीक है, रेट लॉ और रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म के एक्सपोनेंट का सम, और हम कहते हैं इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑल्टर हो रही है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूँ A प्लस बी, अगेन इसने प्रोडक्ट बनाए, मैं रेट इक्वेशन लिखूँगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। ये जो A और B है ये कोफिशिएंट ऑफ मोल्स नहीं है, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जो कि हम रिएक्शन से मालूम करते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कितनी पावर के रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड किस पावर के साथ चेंज हो रही है, वन टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से वन टाइम इंक्रीज हो रही है, या वन टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ रिएक्शन टू टाइम इंक्रीज हो रही है। तो हम ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और वो इसकी एक्सपोनेंट टर्म में लिखते हैं। और इन एक्सपोनेंट टर्म का सम इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर ये रेट लॉ या रेट इक्वेशन है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ए with respect to reactant A. Order of reaction is A with respect to reactant A and B with respect to reactant B. Overall order of reaction is A plus B. इन दोनों का सम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब हमें कुछ फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की कुछ एग्जाम्पल हमें मालूम होनी चाहिए, जो कि हमारी बुक के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कहते किसे हैं। ऐसा रिएक्शन जिसकी स्पीड कंसंट्रेशन से इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन से रेट पे कोई फर्क
नहीं पड़ता, चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें। जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शंस इसकी एग्जांपल है हमारे पास। फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट से ड्राइव होगा, ठीक है, ड्राइवन बाय लाइट। लाइट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ रिएक्शन, टू गो रिएक्शन इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब चाहे रिएक्टेंट मैं 1 मोल ले लूँ या 1 लाख मोल ले लूँ, अगर लाइट नहीं है तो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अब 1 मोल की भी उतनी ही स्पीड होगी, 1 लाख मोल की भी उतनी ही स्पीड होगी अगर लाइट एनर्जी एक जितनी मिलेगी रिएक्टेंट्स को, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन। ऐसे फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास जीरो ऑर्डर की एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास जीरो ऑर्डर की एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ HI टू गिव H2 प्लस I2। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ HI पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम इसकी रेट इक्वेशन लिखें, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर 0 आता है। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें एक्सपोनेंट टर्म 1 होगी या सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट है इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर होगा। और फर्स्ट ऑर्डर की हमारे पास एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 टू प्रोड्यूस N2O4 प्लस O2। ये हमारे पास एग्जांपल है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। और जब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1 होगा। इसका मतलब है हमें यहाँ ये पता चलता है कि रेट इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट टर्म है ये कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ये उसके इक्वल भी हो, ठीक है। ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन फर्स्ट पावर ऑफ N2O5। अगर हम N2O5 की कंसंट्रेशन 1 टाइम इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी 1 टाइम इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर में ही हमारे पास एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो मीन्स फेक। सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? सूडो फर्स्ट ऑर्डर हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जो देखने में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा लेकिन असल में वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। मसलन अगर मेरे पास है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मैं इसका रिएक्शन करवाऊँ विद वाटर, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस हमें पता है OH Br को रिप्लेस कर देगा। यहाँ हम वाटर एक्सेस में यूज़ करते हैं हाइड्रोलाइसिस में हमेशा। यहाँ से हो जाएगा CH3 कार्बन CH3OH प्लस H और Br HBr बनाएगा। अब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, लार्ज अमाउंट में है। अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा करूँ रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लार्ज एक्सेस में मैं 1 गिलास और डाल दूँ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसमें से 10 ml कम कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसका अगर हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ओनली, ये आएगा मेरे पास। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें एक्सपोनेंट टर्म का सम हमारे पास 2 होगा और सेकेंड ऑर्डर की हमारे पास एग्जांपल है NO प्लस O3 टू प्रोड्यूस NO2 प्लस O2, ठीक है।
NO का ओजोन के साथ रिएक्शन टू प्रोड्यूस NO2 एंड O2, इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वेशन लिखें, इट इज़ इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसनट्रेशन ऑफ O3। इसी तरह अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ FeCl3 विद Ki, ठीक है। अगर हम FeCl3 का रिएक्शन करवाएं, FeCl3 प्लस Ki, हमारे पास ये प्रोड्यूस करेगा FeI3 प्लस KCl, ठीक है। FeI3 बनेगा प्लस KCl बनेगा, प्लस इसके साथ हमारे पास आयोडीन बनेगी, I2 प्रोड्यूस होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन FeCl3 एंड Ki। यहाँ पे अब अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस 2, 6, 2 एंड 6, ये मेरे पास बैलेंस इक्वेशन हो गई। 2 आयरन है, 3 इंटू 2 6 क्लोरीन, 6 पोटासियम, 3 इंटू 2 6 आयोडीन, 6 प्लस 2 8 आयोडीन, I2 6। तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। रिएक्टेंट साइड पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ki एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeCl3 आर इन्वॉल्व। यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ FeCl3 की फर्स्ट पावर के और Ki की सेकंड पावर के। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर इसकी रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ FeCl3 इंटू Ki की पावर 2, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? यूजुअली इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, और ज़ीरो होगा। लेकिन ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवाएं हम विद Cl2, इट प्रोड्यूस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl, और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए है CHCl3 की फर्स्ट पावर Cl2 की पावर हाफ। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5। ये एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट 1.5 है। और हमने पहले कहा कि ये क्वांटिटी क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ना कि थ्योरेटिकली। और इसका मतलब क्या है? क्लोरीन की कंसंट्रेशन 1 टाइम इंक्रीज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन 1 टाइम इंक्रीज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्पीड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 1 टाइम इंक्रीज हो रहा है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे।